जी। कहा जाता है कि ईडब्ल्यूएस जी जो कोटा है जी अगर दिया जा रहा है तो जी। बाकी लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, आप लोगों को भी आरक्षण दिया जा रहा है, जी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, मैं चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे अन्य जो तरीके से जो रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, मैं तो सच कहूं तो मैं तो इसकी मांग मतलब इसको चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसको या प्रदेश राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह करूंगा कि इसको खत्म करें। खत्म करके आप कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को खत्म कर दो? ईडब्ल्यूएस ही नहीं, हाँ। सारे रिजर्वेशन, हाँ। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ सारे रिजर्वेशन को समाप्त करें। हाँ। और एक रिजर्वेशन प्रक्रिया को इस तरीके से बनाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यदि ब्राह्मण का आप निकाल लीजिए जातिगत आंकड़ा, वो पूरे देश में कितना प्रतिशत है, यदि 10% है, 15% है, 20% है, उसके उतने प्रतिशत को निकाल करके उसको उतना प्रतिशत दे दीजिए। लेकिन उसमें फिर किसी अन्य जाति को घुसेड़ना नहीं है। फिर उसी तरीके से क्षत्रिय को दे दीजिए, उसी तरीके से वैश्य को दे दीजिए, उसी तरीके से कायस्थ को दे, उसी तरीके से पिछड़े। अब पिछड़े में जैसे आप आ गए, मौर्य समाज हो गया, यादव समाज हो गया, पटेल समाज हो गया, ये जो बताते हैं ना कि 85 बनाम 15, जिस दिन आप आरक्षण जातियों में बांट देंगे उनके आबादी के हिसाब से, उस दिन ये 85 बनाम 15 तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। उस दिन ये आपस में मारकाट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज तो दम जब उनको अधिकार की जरूरत हो तो केवल कुछ जातियां, उनको अति पिछड़े नहीं दिखते, उनको दिखता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम। लेकिन जैसे ही हम अपने अधिकार की बात करते हैं, वो पिछड़ा बनकर के 50 और दलित बनकर 85 बनाम 15 करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जातिगत दंभ को तोड़ना है, इन चीजों को खत्म करना है। तो मैं पहल कर रहा हूं, मैं भी एक ब्राह्मण समाज का बेटा हूं, मैं पहल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप इसको जातिगत बांट दीजिए और उसमें भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए, सारा आरक्षण का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। जी शिवाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ब्राह्मणों को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे लोग? बिल्कुल यही चल ही रहा है, यही सच्चाई है। आज के समय में आप कोई भी मुद्दा, हम कह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया, एक साक्ष्य लाकर दे देंगे, एक साक्ष्य की बात कर रहा हूं। 5000 वर्षों में इनको पानी नहीं पीने दिया गया, तो एक साक्ष्य लाकर दे दीजिए। पुराने जमानों में जब कुएं खोदे जाते थे, कौन सी जाति के लोग खोदते थे? कौन सी जाति के लोग खोदते थे? यही दलित वर्ग तो खोजता था ना हमारा कुआं। जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर का कुआं, ब्राह्मण का कुआं, तो खोदता कौन था? ठाकुर और ब्राह्मण तो खोदते नहीं थे, यही खोदते थे ना। तो क्या इनके पूर्वजों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अपने पानी पीने के लिए वो अपना कुआं खोद लेते? क्या इनके अंदर वो ताकत नहीं थी? आज जिस तरीके से हमको बताते हैं कि हमने अत्याचार किया, हमने, तो ये कैसे जीवित रह गए भाई? ये कहते, खुद को कहते हैं मूल निवासी, हमको बताते हैं विदेशी। अगर ये मूल निवासी थे तो हम चंद विदेशियों के ये दम पर कैसे उनके हमारे गुलाम हो गए? कैसे हमारे अंदर? ये कहते हैं कि महाराजा बिजली पासी, ये कहता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये कहते हैं अशोक, ये कहते हैं जितने इनके उसमें राजा महाराजा रहे, यदि इनके समाज के राजा महाराजा थे, इनके समाज के क्या बोलते वंश चले लगातार, तो आप बताइए हमारे कौन से वंश था? एक कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का वंश हमारे उसमें आया, वो भी कुछ वर्षों के लिए। तो हमने कुछ वर्षों में इनका इतने वर्षों से कैसे शोषण कर लिया, इसका भी जवाब इनको देना चाहिए। हमने पानी नहीं पीने दिया, इसका साक्ष्य देना चाहिए। पर अगर आप यही बता दीजिए कि इनके और जो बाबा साहब हैं हमारे, इनको हमने पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने से लेकर के एक क्षत्रिय राजा ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके विदेश भेजा, उस पर ये नहीं मानते हैं। उसको बताते हैं, ये कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं, ये लोग अपना बताते हैं। लेकिन जो इनके लोगों को द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कथा बता दीजिए, उसको ये हर जगह करते। और जैसे ही आप इनको आईना दिखा दीजिए, गाली गलौज पे उतर के भागने लगते हैं। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पूर्वज राजा थे, सम्राट थे जी, इस देश के इतिहास में जो चीजें दर्ज है जी, तो आप गरीब कैसे हो गए जी? आपका शोषण कैसे हुआ? आप यही बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूं। मेरे इसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूं जी। आप ये कहते हैं कि हम लोग राजा महाराजा के शासन और हमारे महापुरुष रहे, तो या तो आपके महापुरुषों ने आपको न्याय नहीं दिलाया, तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? या तो आप झूठ बोलते हैं, या तो आप झूठ बोलते हैं कि आपके राजा महाराजा थे और आपके राजा महाराजों के रहते हमने अत्याचार कर लिया। ये बात नहीं समझ में आती। किसी को समझ में आती हो तो हमको बताएं। मैं बैठा हूं जहां आप कहिए, मैं वहां आने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे बताइए, कोई दलित चिंतक आ जाए, कोई पिछड़ा चिंतक आ जाए, मुझे बताए कि या तो अगर आपके राजा महाराजा आपके महापुरुष थे तो आपके साथ अत्याचार कौन किया? और फिर अगर वो अत्याचार किया तो आपके वो राजा महाराजा महापुरुष कैसे थे जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी? विषय तो ये प्रश्न तो ये भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसका जवाब देने कोई नहीं आता जी। अब ये बताइए शिवाजी
कि जो ब्राह्मण या सवर्ण लोग हैं बीजेपी से दूरियां क्यों बना रहे हैं? देखिए, बीजेपी से दूरियां बनाने का जहां तक प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ एक दूरियां तो नहीं बना रहे, नाराजगी बहुत बड़ी है। हाँ। उनकी नाराजगी यूजीसी को लेकर है। हाँ। क्योंकि हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जब हम कहते हैं एक रहेंगे, जब हम कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो उसमें जब हम खुद काटने और बांटने वाला नियम लेकर आते हैं तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। और यही ऐसी समण जो जनता है, या कह सकते हैं जो सवर्ण वर्ग है, यही एक ऐसा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 95% अपनी सहभागिता दर्ज कराता है। फिर चाहे वो कार्यक्रम हो पार्टी के द्वारा तय किए, फिर चाहे वो वोट का समय हो, फिर चाहे बूथों पर कार्य करना हो, फिर चाहे रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करना हो, यही सवर्ण वर्ग करता है। अब आज उसको जातिगत समीकरण में काट दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के वो नाराजगी है, क्योंकि हम कुछ मांगते नहीं हैं, हम सम्मान चाहते हैं। आप हमको सम्मान भी देने के लिए नहीं तैयार बैठे हैं, और आप उल्टा हमारे बच्चों के भविष्य पे खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इस नाते समाज की नाराजगी जायज है, और इसको हमारे शीर्ष नेतृत्व को समझना भी पड़ेगा, और नहीं तो परिणाम बड़ा भयानक होने वाला है। जी, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर और युवा मोर्चा के महामंत्री रहे प्रयागराज गंगा पार के। आपने ऐसे, मैं बहुत संक्षेप में चाहता हूं कि ये बताइए कि आप में ऐसे क्यों ऐसी प्रेरणा जगी कि आपने ज्वाइन भी किया? ऐसी कौन सी प्रेरणा आई कि आपने उससे दूरी बना ली है? जब मैं विश्वविद्यालय आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। वहां से जो एक भविष्य निर्माण किया जाता है, चरित्र निर्माण किया जाता है, उसका भाव केवल भारतीय जनता पार्टी में ही मुझे दिखा। जिसके और फिर उसके अलावा मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी भी भावनाएं मेरे साथ उसमें सहमति अपनी व्यक्त की। हम लोग कार्य करते रहे, राष्ट्रवाद के लिए की नियत से काम किए। कई राज्यों में चुनाव प्रचार में भी गए, विस्तारक के तौर पे भी गए, और उसके साथ साथ कई सरकारें गिरते भी देखा, कई सरकारें बनते भी देखा। और उस दौर को भी देखा हम लोगों ने महेंद्र भैया, कि जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं था। उस दौर में हम लोगों ने अपना खून पसीना एकत्रित करके हम लोग गांव-गांव, गली-गली जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। और आज जब सरकार बन गई, सरकार, इस दौरान हम लोगों ने धारा 370 समाप्त होते देखा, प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बनते देखा, हमने भारत को उद्भव की ओर जाते देखा, हमने भारत को विश्व गुरु के रास्ते पर जाते देखा। पर जब यूजीसी जैसा विषय आ गया तो मन खिन्न हो गया, चिंताएं। और फिर उसके साथ साथ यूजीसी से को भी अगर हम किनारे कर दें, तो जिस तरीके से आज जातिगत समीकरण बन रहे हैं, उन जातिगत समीकरण को लेकर आधार बनाकर प्रतिभाओं को काटा जा रहा है, संगठन से बगल किया जा रहा है। टिकट की बारी आ गई, टिकट में भी जातिगत समीकरण लगा दिया गया है हर जगह पर। तो इसलिए मन जरा सा खिन्न होता है कि हमने कभी जातिगत समीकरण के हिसाब से काम नहीं किया था। हमने काम किया था तो राष्ट्रवाद के लिए काम किया था, हमने काम किया था तो हिंदुत्व के लिए काम किया था, सनातन के लिए काम किया था। इसीलिए आज थोड़ा सा मन हम लोग का भटकता है। पर हम लोग ये चाहते हैं कि आग्रह भी करते हैं सरकार से कि यूजीसी हो चाहे जो विषय हो, इन सब चीजों को समाप्त करें।